तो हेलो बच्चे, आज आप लोग को बताया जा रहा है शीत युद्ध की कहानी। शीत युद्ध की कहानी जो है उसको पूरी तरह से समझें और उसके बाद शीत युद्ध की कहानी जो है यह क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जो पूरी तरह से आपका बहुत मज़ा आएगा और पूरी तरह से समझें और नोट्स करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चे, इसका नाम है, सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, और ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध के बाद साथ ही बनने लगी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हारने के बाद वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बहुत ही सारी नुकसान भुगतान पड़ा। इसे एक बड़े भूभाग को खोना पड़ा और एवं सेना को सीमित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से 1945 तक लड़ा गया। 6 बरस तक चलने वाला इस युद्ध में अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ और करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। मैंने कहने का मतलब है कि यह जो है सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध। कि कितना बरस के चला? 6 बरस के चला। और याद रखिएगा, एक में अरबों संपत्ति का नुकसान हुआ। कितना? अरबों संपत्ति का नुकसान हुआ और करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। माने जिसका कोई गुनाह नहीं था, वो करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस युद्ध में करीब 70 देशों ने भाग लिया एवं संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया। कहने के मतलब है कि 70 देश भाग लिए, जगह में पूरे विश्व 2 भागों में बांट गया, यानी एक खेमा और एक दूसरी खेमा बन गया। और जिसे हम मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहते हैं। माने मित्र राष्ट्र एगो है जो खेमा बन गया, कौन सा? मित्र राष्ट्र, और दूसरा हो गया धुरी राष्ट्र। माने एगो मित्र राष्ट्र बन गया, एगो धुरी राष्ट्र और के नाम से पुकारा जाने लगा, और दोनों में आपस में झगड़ा होना चालू हो गया। 2 खेमों में पूरे विश्व बट गया, जकरा में एगो बना मित्र राष्ट्र और एगो बना धुरी राष्ट्र। सबसे पहले जाने कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था। सबसे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 4 गो जो देश था वो कौन सा में था? मित्र राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में 3 देश था, जर्मनी, जापान और इटली। इसमें कितना देश था? 3 देश। याद रखें, परंतु विजय किसका हुआ? आपका मित्र राष्ट्र का हो गया। धुरी राष्ट्र हार गया, धुरी राष्ट्र को हारना पड़ा, ये हार गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। माने जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समाप्ति कब हुआ? पूछ सकता है क्वेश्चन परीक्षा में कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ। तो याद रखिएगा, दूसरा विश्व युद्ध का समाप्ति जो हुआ वो अमेरिका ने जापान के 2 गो शहर पर बम पटक दिया था। केकरा पर? 2 शहर पर, एगो हिरोशिमा और एगो नागासाकी पर बम पटक गिरा देने के बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा विश्व युद्ध के कारण था जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार। जो जर्मनी जो देश था, जिसको हम बोलते हैं यानी धुरी राष्ट्र का एक संगठन था, तो इसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। मित्र राष्ट्रों ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया, जिस वजह से जर्मनी बदला लेने के लिए आतुर था। उसी समय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने सत्ता पर आकर दूसरे विश्व युद्ध के बीज को बो दिया। माने जो जर्मनी में जो हिटलर था, और याद रखिएगा, और ये जो था वो मुसोलिनी ने सत्ता पर आकर क्या किया? विश्व युद्ध के बीज को बो दिया, माने ये लड़ाई को बढ़ा दिया। तानाशाही शक्तियों का जन्म हुआ। उस समय सभी देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। तभी हिटलर एवं मुसोलिनी दोनों कट्टर तानाशाही बनकर उभरे। माने जो कहने का मतलब हिटलर जो था जे
और मुसोलिनी, ये दोनों कट्टर तानाशाही बनकर उभरे। दोनों ने ही लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया और राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। विश्व मंदिर का कुछ असर उस समय पड़ा था। 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को, अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यानी कहने के मतलब है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। पोलैंड पर अधिकार कर लिया जर्मनी ने, कब? 1 सितंबर 1939 को। दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दिया। फिर फ्रांस बोला और इंग्लैंड ने कि जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दिया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो जर्मनी इंग्लैंड को हराने में नाकाम रहा था। 1944 ईस्वी में इटली ने अपनी हार मान ली। माने इटली ने कहा कि अब हम हार मानेंगे। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसको लाखों लोग मारे गए उस समय। और फिर हिटलर ने भी घुटने टेक दिए, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। माने हिटलर ने भी अब कहा कि बस की बात नहीं है, और इसी तरह से दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम और अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराया। दोनों बमों की क्षमता जो था 15 से 21 किलो टन तक की थी और नाम लिटिल बॉय आयो के फैटमैन था। मैंने कहने का मतलब है कि 15 किलो वाला के लिटिल बॉय और 21 क्विंटल के वाला के फैटमैन था। अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने का कुछ विद्वानों द्वारा समर्थन किया गया तथा अन्य द्वारा विरोध भी किया गया। मैंने कहने के मतलब है कि कुछ को द्वारा समर्थन भी किया गया कि न भी गिरावो, और कुछ के द्वारा विरोध भी किया गया कि नहीं, बेस नहीं है, नहीं गिराना चाहिए। अमेरिका जब बम गिराया तक कुछ लोग आलोचक करना चालू कर दिए उसको, अमेरिका को। आलोचकों ने कहा कि बम गिरना जरूरी नहीं था। मैंने बम जो गिराया उसको ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जापान हारे मानने वाला था। मैंने कहने का मतलब है कि जापान जो था वो हार मानने वाला था और बम गिराने से केवल विनाश हुआ। इस हमले को मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा शक्ति का प्रदर्शन था। मैंने कहने का मतलब अमेरिका सोच रहा था कि हम अगर बम गिराएंगे तो कहीं न कहीं सब कोई समझेगा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। इसलिए अमेरिका ने 2 शहर पर जापान के गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, जन और धन की अत्यधिक हानि हुई। मैंने उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जन की भी हानि हुआ। जन मतलब जानवर करते हैं, लोग भी मारे गए थे, और धन की अत्यधिक हानि हुई, मैंने संपत्ति की भी हानि हुई। अमेरिका एवं सोवियत संघ का शक्ति के रूप में उदय हुआ। मैंने अमेरिका जो और सोवियत संघ दोनों जो है एक को गुट बना लिया। अमेरिका अलग और सोवियत संघ अलग, दोनों गुट बना लिया। इसको हम लोग USA बोलते हैं और इसको बोलते हैं USSR। याद रखिए सोवियत संघ को, यानी रूस का जुड़ाव था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, साम्यवादी प्रवृत्ति की वृद्धि, शीत युद्ध का आरंभ, उपनिदेशक का पतन, यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम था। अब इससे निष्कर्ष क्या लगा? द्वितीय विश्व युद्ध ने भयंकर तबाही मचाई, जिसे आज भी जापान में देखा जा सकता है। मैंने कहने के मतलब है कि जापान में अभी भी देखा जा सकता है, तो परिस्थिति दयनीय है। जापान में गिरे परमाणु बम के विनाश मिटे नहीं हैं अभी तक। इस युद्ध ने यह तो तय कर दिया कि देशों के बीच समय पर बातचीत होनी जरूरी है। मैंने युद्ध से संभावना बन गया कि कहीं न कहीं आपस में देश को मिलना चाहिए। इस युद्ध में कई सारे नए आविष्कार भी हुए, जैसे जेट इंजन, रडार आदि। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो आज भी कार्य रहा है।
शीत युद्ध 1945 से 1941 तक 91 तक चला, 91 में लास्ट हो गया। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ और यहीं से शुरुआत शीत युद्ध चालू हो गया। मतलब जैसे ही ये दोनों शक्तियों का उदय हुआ, वो कहा कि हम मतलब मारे हैं धुरी राष्ट्र को, वो कहा कि हम वो दोनों में आपस में झगड़ना चालू कर दिया। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अब बात यह होता है कि शीत युद्ध है क्या आखिर। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो देशों के बीच यानी रक्त रंजित आमने सामने की लड़ाई युद्ध न होकर केवल विचारधारा की लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्ति युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों से, कहने के मतलब से खुद हो तो एक दूसरे के बेहतर साबित करने का प्रयास करती है और अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती है। मैंने साफ शब्दों कहो कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए होता है परंतु लड़ता नहीं है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दोनों ही महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधारा की पूरी तरह से अलग थी। इसी वजह से शुरुआत हुई शीत युद्ध का। विचारधारा सबकी अलग था, सोवियत संघ का अलग था, अमेरिका की अलग था। अमेरिका का जो था बात विचारधारा, पहला पूंजीवादी, उदारवाद, उग्रवाद। तो पूंजीवादी में क्या था? पूंजीवादी के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादक संबंधी फैसले लेने का अधिकार समान जनता के हाथ में होता है। दूसरे शब्दों में देश में निजी क्षेत्र की पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यह अमेरिका की विचारधारा था। उदारवाद में इस विचार के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। फिर एक लोकतंत्र था। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान जनता द्वारा अपने शासनों को चुनाव स्वयं किया जा सकता है। मैंने कहने के मतलब है कि अमेरिका के द्वारा सीधे तौर पर आपका उदारवाद, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ उसका विचारधारा था। किसका? अमेरिका के। परंतु सोवियत संघ का विचारधारा अलग था, उसका समाजवाद था और साम्यवाद। समाजवाद क्या है? इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता है। साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, जहां सभी लोग समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये विचार था समाजवाद और साम्यवाद। ये दोनों विचारधारा किसका था? सोवियत संघ का। शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला? इसका मुख्य कारण है कि अपरोध का तर्क वह स्थिति है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा समझ बूझ के निर्णय लेता था। इसके कारण तीसरा विश्व युद्ध न हो पाया। दो ध्रुवीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुआ? दो ध्रुवीय के मतलब एगो अमेरिका और एगो सोवियत संघ। हुआ स्थिति जब विश्व में शक्ति के दो केंद्रों हो तो ध्रुवीयता कहलाती है और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। शीत युद्ध का दौर एक ऐसी ही समय था जब विश्व में केवल दो महाशक्ति थी। पहली थी सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। इस समय को ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। मैंने दो ध्रुवीय कहा जाए कि दो ध्रुवीय कहते हैं किसको? तो हम लोग अमेरिका को कहते हैं और सोवियत संघ को दो ध्रुवीय कहते हैं। महाशक्तियाँ और छोटे छोटे कुछ देश थे। एकरा में याद रखिएगा कि सैन्य संधि का एक संगठन बना। कौन सा संधि? सैन्य संधि। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अपने साथ अन्य देशों को शामिल करना शुरू किया और दोनों ही महाशक्तियों ने अपने सैन्य संधि संगठन बनाया। मैंने कहने का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपना सैन्य कई देश को मिलाना चालू कर दिया। मैंने एक दोनों अपना होड़ लगाना चालू कर दिया कि हम बड़ा हैं, हम ताकतवर हैं। ऐसा करना चालू कर दिया अमेरिका और सोवियत संघ। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है कि बताइए अमेरिका जो था वो नाटो का स्थापना किस लिए किया था, कब किया था, उसका उद्देश्य क्या था? बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। तो याद रखिएगा, पहले नाटो का फुल फॉर्म जानेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, माने उत्तरी अटलांटिक संधि। इसका संगठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे,
अगर एक पर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। मैंने कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में, उसका जो संगठन अमेरिका द्वारा बनाया गया था वो पहले ही कहा गया था कि हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे। एक में कुल टोटल 12 जो देश था, कितना देश था, 12 देश था एक में शामिल नाटो में। नाटो के बाद बना सेंटो। क्या बना? सेटो। सेटो बना 1954 में। इसको नाम पड़ा साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, माने दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसका क्या उद्देश्य था सर? इसका साम्यवादी की विस्तारित नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। माने अगर कहीं न कहीं साम्यवादी विचारधारा अगर लाता है रूस वाला तो उसको बढ़े नहीं देना है, आगे एकदम रोक लेना है। इस सोच के कर था सेटो का। किसका? सेटो का, माने दक्षिण पूर्व एशिया का। एक बना था सेंटो। पहला नाटो सेंटो 1955 में बना था, केंद्रीय सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, केंद्रीय संदेश संधि संगठन। इसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना है और साम्यवाद के प्रभावों को रोकना है। मैंने सोवियत संघ वाला जो प्रभाव बढ़ेगा उसको क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? रोकना है, मैंने उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। सोवियत संघ ने एक संधि बनाया, उस संधि का नाम था वर्सा संधि। ये कब बना? 1955 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना था। मैंने इसका साफ कहना था कि नाटो में जो भी देश शामिल हुआ है उस सब से हम लोग के क्या करना है? मुकाबला करना है। ये कौन सा? सोवियत संघ का था। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? मैंने महाशक्ति जो था वो छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाता था? वो तो अमेरिका भी बहुत बड़ा शक्तिशाली था, रूस भी बहुत बड़ा शक्तिशाली था, मैंने सोवियत संघ। तो छोटे छोटे देश को इखनी ले रहा था कायला। तो याद रखिएगा, इसका लेने का कारण था कि महत्वपूर्ण संसाधन बने, सैनिक ठिकाने बने, भू क्षेत्र और आर्थिक मदद, ये सारा चीज़ व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए पुलिस के अड्डा, जगह जमीन, आर्थिक मदद, महत्वपूर्ण संसाधन भी मिले, संसाधन बने, लड़ाई झगड़ा में संसाधन मिले, ये सारा चीज़ इसलिए लिया जाता था। छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे? छोटा जो देश था वो काहेला शामिल होता था? ओखनी के का फायदा हो, बड़े का तो फायदा हुआ संसाधन के लिए, लेकिन छोटे देश के क्या जरूरत था? तो सुरक्षा का वादा होता है कि भाई चले छोटा है, तोरा पर कोई हमला करेगा तो तोरा साथ देंगे। तो सुरक्षा का वादा निभाने के लिए, सैन्य सहायता लेने के लिए, पुलिस प्रशासन सहायता लेने के लिए, हथियार लेने के लिए, यहाँ तक कि आर्थिक मदद करने के लिए, जो देश गरीबी स्थिति में, कमजोरी में है, लाचारी में, बेबस में है, तो उसको मदद करने के लिए। शीतयुद्ध के दायरे से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं। इसी को शीतयुद्ध दायरे कहते हैं। जब युद्ध हुआ तो उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा जो था वो सोवियत संघ का दोस्त था। मैंने कहने का मतलब है कि इधर अमेरिका था, इधर क्यूबा था और यहाँ पर सोवियत संघ था। और सोवियत संघ से दोनों से दोस्ती हो गया। केकरा से? क्यूबा से और सोवियत संघ से दोस्ती हो गया। और अमेरिका जो था ये दोनों के बगले में था, परंतु लड़ाई रहता था। अभी सोवियत संघ उठा के और जितना भी है परमाणु वगैरह आके कहाँ रख दिया? क्यूबा के पास। और दोनों से दोस्ती करके यहाँ से तोप मारना चाहा, किस पर? अमेरिका के पास। अमेरिका के मैंने हराने के लिए ऐसा साजिश हुआ। तो इस पर संकट जो क्यूबा पर आया उसी को बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। वो क्या संकट आया से समझिए। क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक समाजवादी देश था। मतलब क्यूबा जो था वो कहाँ पर बसा हुआ था? अभी बताएं कि अमेरिका के किनारे एक बसा देश था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर समाजवादी सरकार थी, पर यह अमेरिका के किनारे पर बसा हुआ था। मैंने यहाँ पर समाजवादी सरकार थी, है कि ना? यहाँ पूंजीवादी अमेरिका में था। इस वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिराकर वहां अपनी मनपसंद सरकार की स्थापना न कर दे। मैंने कहीं न कहीं क्यूबा सोवियत संघ को पता, ऐसा दिमाग में चलना चालू हो गया कि यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है ये समाजवादी, यहाँ पर जो है पूंजीवादी लोकतंत्र चल रहा है। तो कहीं न कहीं अमेरिका जो है भल न क्यूबा पर कब्जा कर ले, क्यूबा को लूट ले और क्यूबा पर सरकार बना ले, क्यूबा को मतलब दबदबी बना ले। तो ऐसा सोचना चालू हो। इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया।
क्यूबा पर मिसाइल तैनात किए जाने से अब अमेरिका सोवियत संघ की करीबी निशाने में आ गया। मैंने कहने का मतलब है कि अमेरिका जो था यहाँ पर क्यूबा यहाँ पर सोवियत संघ यहाँ पर था। तो अब कहीं ना कहीं ये जितना भी बम उम था सब को कहाँ पर ला कर रख दिया, क्यूबा पर, ताकि हम अमेरिका को आराम से मार सकें। तो अमेरिका ने लगभग 3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात किया है। हालांकि ये बात यह कि अमेरिका को पता चल गया था कि क्यूबा पर कहीं ना कहीं बम उम रखा हुआ है। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाया और अपने जंगी बेड़ों और आगे कर दिया और पहली बार दोनों महाशक्तियों आमने सामने आ गया। मैंने दोनों शक्ति जो था सोवियत संघ और अमेरिका दोनों जो है यहाँ पर आमना सामना हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि लड़ाई होने की प्रारंभ हो गया। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाया और अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और पहली बार दोनों महाशक्ति आमने सामने आ गई। ऐसा लगा कि इस बार युद्ध हो ही जाएगा और इस युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने लड़ाई हुआ नहीं। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। मैंने इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कब हुआ था। तो वही जो क्यूबा मिसाइल संकट हो रहा था उस समय सोवियत संघ और अमेरिका जिन्होंने लड़ाई जो भिड़ गया था उसी को हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आई। ऐसा लगा कि दोनों में युद्ध हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं। बर्लिन की नाकेबंदी हुआ था 1948 में। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू की ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों में के प्रभाव से उसे बचा सके। इसे ही बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बर्लिन की दीवार जो था, एगो बर्लिन दीवार था और उसी को क्या किया गया कि घेर दिया गया, तो जिससे दोनों लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो गया। कोरिया संकट 1950 में हुआ था। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। मैंने उत्तरी कोरिया वाला जो था वो दक्षिण कोरिया पर क्या किया, हमला करना चालू कर दिया। की तरह उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था। माने उत्तरी कोरिया जो था इसका सोवियत संघ कर रहा था। कौन कर रहा था? इसका सोवियत संघ कर रहा था। याद रखिएगा सोवियत संघ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका, माने इसको जो था वो अमेरिका करना चालू कर दिया था। तो अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। तब इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्ति की युद्ध कर रही थी। मैं दोनों जो था वो सामना सामनी नहीं हो रहा था, बल्कि अप्रत्यक्ष, सामना सामनी नहीं हो रहा था, अप्रत्यक्ष रूप में हमला हो रहा था। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 से 1975 में हुआ। 1954 के दशक के आसपास उत्तरी वियतनाम, जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, और दक्षिण वियतनाम, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे ही वियतनाम संकट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वियतनाम जो था उस पर क्या हुआ था कि संकट आया था। वो कब आया था? 1954 के दशक में, मैंने 10 साल के समय में। उसी आसपास उत्तरी वियतनाम, जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त हुआ था, मैंने सोवियत संघ का उस समय कहा कि नहीं तुमको हम साथ रहेंगे, और दक्षिण वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन मिला, मैंने दक्षिण वियतनाम को अमेरिका, यही होड़ चल रहा था। अगर उत्तरी को बाय द वे सोवियत संघ करेगा तो दक्षिण अमेरिका कर देगा, चाहे तो वियतनाम रहे या फिर कोरिया रहे। इस समर्थन करके यह लड़ाई चल रहा था। शीत युद्ध और शांति परमाणु संधियाँ। शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, क्योंकि वह एक दूसरे के मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने जा रहे थे। इस वजह से दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि वह आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। इन दौरान महाशक्तियों ने 3 मुख्य संधियां थी। साल्ट स्ट्रेटिक आर्म्स लिमिटेशन टॉल, परमाणु अस्त्रीय परिसीमन बर्ताएं। इन बर्ताओं के द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता किया और यह फैसला किया कि इनके उत्पादन को यह तो रोका जाएगा या सीमित किया जाएगा। सीमित परमाणु परीक्षण संधि या संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे और यह 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावित हुए थे।
एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी माने परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुका है, और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता है। मैंने परमाणु परीक्षण वही कर सकता है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कहीं ना कहीं वो किया है, तो उसी को उसको दर्जा दिया जाए। इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए, और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावित हुआ। माने जो ये जो संधि था वो कब हुआ? 1970 से प्रभावित हुआ, 5 मार्च 1970 से। गुट निरपेक्षता से अभिप्राय गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता आंदोलन है क्या? शीत युद्ध के समय 2 महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ जो 2 गुटों में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्ति के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं था। मैंने कहने का मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं जो दोनों लड़ रहा था, बीच में उससे कोई मतलब नहीं रखा, इसलिए परंतु आंदोलन जारी रखा। इसकी स्थापना कब हुई थी? जोसेफ ब्रांच टिड्डो ने यूगोस्लाविया में स्थापना किया। भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और गुलाम अब्दुल नासिर थे मिस्र के। वे बार्डुंग में एक सफल बैठक की जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। इसमें पहला सम्मेलन जो हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में, जिसमें 25 देश शामिल हुए। इसके 14वें सम्मेलन में 166 देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। पहला सम्मेलन में, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में। और उस संस्थापक का नेता कौन थे? जोसेफ ब्रांच टिड्डो यूगोस्लाविया का, जवाहरलाल नेहरू भारत का, गुलाम अब्दुल नासिर मिस्र का, सुकर्नो इंडोनेशिया का, एनक्रूसा घाना का। ये सब देश जो थे वह गुट निरपेक्ष में सम्मेलन थे, ये सब नेता। पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है, दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता है। क्या गुट निरपेक्ष पृथकवाद है? गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है, जबकि गुट निरपेक्षता केवल दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी अन्य देश से गुट निरपेक्ष देशों से अच्छे संबंध थे। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल न होना। तटस्थता देश न हो न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं, न ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। क्या गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद है? देखिए, गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि तटस्थतावाद देश वह देश होता है जिसे युद्ध न होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है और न ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। अगर गुट निरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाए। गुट निरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया तथा हर गलत कदम का विरोध किया जो युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। गुट निरपेक्षता और भारत माने फायदा इससे क्या होगा? स्वतंत्र विदेश नीति बनेगा, दोनों महाशक्तियों का समर्थन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्ति समर्थन करेगा, अन्य विकासशील देशों का सहयोग होगा। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय आज समय में गुट निरपेक्षता की ज़रूरत से है। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में गुट निरपेक्षता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था और अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब गुट निरपेक्षता अप्रासंगिक है। वह देश जो गुट निरपेक्षता में शामिल है
उनके इस बारे में अलग विचार है। मैंने कहने का मतलब है साहब का अलग अलग विचार है। जो देश गुट निरपेक्षता में शामिल हुआ था उसका मतलब कहने का मतलब विचार सही। गुट निरपेक्षता की आज समय में उपयोगिता शांति को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ज़रूरतों को पैदा करना, छोटे देशों की स्वतंत्र की रक्षा करना, पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं से मुकाबला करने के लिए। तो गुट निरपेक्षता का आज समय बहुत उपयोगिता इसलिए है कि शांति को बनाने रखना है, इसीलिए गुट निरपेक्षता वाला अपना देश भारत भी था। तो इसको मैं गुट निरपेक्षता में जो है वो सही सोच रहा था, पॉजिटिव। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुट निरपेक्षता में शामिल लगभग सभी वह देश थे जो अभी आज़ाद हुए थे और गरीब और अल्प विकसित थे। मैंने गरीब भी था और पूरा विकसित भी नहीं था। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियाँ आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। इस मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार विकास से संबंधित सम्मेलन अकटाव अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण करना था। अल्प विकसित देशों को विकसित देशों से बाजार में व्यापार करने का मौका मिले। विकसित देशों ने मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो। अल्प विकसित देशों की भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विकसित देशों की जितना महत्वपूर्ण प्रदान किया जाए। तो याद रखिएगा तीसरी दुनिया जो था जिसको हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष, तो आज चैप्टर ही समाप्त हुआ यानी एंड हो गया। अगर आप लोग का समझ में आया है तो पूरी तरह से वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जो क्या आप लोग के और मटेरियल दिया जाए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। थैंक यू।